हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस हम लोगों ने आपका एक फर्स्ट चैप्टर जो मॉडर्न हिस्ट्री का है उसको कवर अप किया, जिसमें हमने यूरोपियंस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि एडवेंट ऑफ द यूरोप्स की कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया आई थी, सिर्फ इस प्रोस्पेक्टिव के साथ कि उनको हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना है और उसका ढेर सारा प्रॉफिट कमाना है। और हमने देखा कि वो राइवली जितने भी यूरोपियन कंपनीज इंडिया आई थी वो इंडिया में आकर ट्रेड वॉर्स में पड़ गई, जिनके चलते उनकी आपस में लड़ाइयाँ हुई। और ब्रिटिशर जो है वो अभी तक जो है सक्सेसफुल एक यूरोपियन कंपनीज रही, जिसने अपने साथियों को एलिमिनेट करके, अपने साथियों के साथ कुछ ट्रीटीज साइन करके, कुछ उनके साथ वॉर करके, कुछ उनके साथ उनकी सेटलमेंट को खरीद कर, कुछ उनको मतलब डिफरेंट तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने जो राइवलरी कंपनीज थी इंडिया में उनको एलिमिनेट किया। नाउ अब हमारा जो आज का टॉपिक है गाइस वो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर किसको कैप्चर करने की बात करेंगे? इंडियन टेरिटरीज को। देखिए वाई, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा दिमाग में कि ब्रिटिशर जो हैं वो क्यों ऐसा करने या करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि हमने देखा कि ब्रिटिशर जो हैं जब वो उन्होंने जब ट्रेड इंडिया में शुरू किया तो सबसे पहले उनके लिए जो सबसे मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा वो थे उनके साथ आई हुई कंपनीज जो उनके प्रॉफिट को डिवाइड कर रही थी। नाउ ब्रिटिशर अपना जो प्रॉफिट है वो उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते थे, वो सोलो इंडिया में प्रॉफिट का जो है मजा लेना चाहते थे या प्रॉफिट जो है उसको कमाना चाहते थे। अब जब वो उन्होंने सबसे पहले तो अपने राइवली ग्रुप्स को आउट किया। नाउ जब वो इंडिया में सोलो एक सुपर पावर रहकर ट्रेड कर रहे हैं, अब यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने उनके रास्ते में रोड़ा बनने की जो है वो कोशिश करी। वो लोग कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए एक सरदर्द बनते जा रहे थे। और ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स को पहले से ही पता था कि उनको इंडियन ट्रेड से कितना प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला है या मिलने जा रहा है। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर थे। सो वो किसी भी प्रकार की जो है कोई भी जो है मुश्किलात या जो आप कह सकते हो कि किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जो उनके ट्रेड के बीच में आती। लेकिन जैसे ही इंडियन लोकल रूलर्स जो थे वो उनकी सरदर्द बनना स्टार्ट कर गए, तो ब्रिटिशर ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि हम इंडिया की जो भागदौड़ है उसको अपने हाथों में ले। तो उन्होंने एक एक करके जो है हिंदुस्तान के जो मशहूर ट्रेडिंग सेंटर्स थे उनको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये जो चैप्टर 2 है इसमें मैं आपको 3 ट्रेडिंग सेंटर है इंडिया के अंदर जिनके बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंगाल को, उसके बाद पढ़ेंगे मैसूर को, तीसरा पढ़ेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कि ये तीनों सेंटर किस लिए मशहूर थे और इनको ब्रिटिशर्स ने किस बात के लिए लेकर जो है वो जीता था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बंगाल की, जो कि आने वाले टाइम में क्या बनी गाइस, आने वाले टाइम में ये यहीं से आगे ब्रिटिशर्स की जो है वो कैपिटल सिटी भी बनेगी। फोर्ट विलियम के अंदर इनका जो है वो ऑफिस जो है वो सेटअप रहेगा। बंगाल की अगर मैं बात करूं तो बंगाल जो है वो मुगल एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था। हमने मुगल एम्पायर के बारे में तो आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन बहुत जल्दी आप उसके बारे में भी पढ़ोगे। आप ये चीज़ ये याद रखिए कि मुगल रूल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मुगल रूल में हमें जो सबसे प्रोमिनेंट और एफिशिएंट रूलर दिखाई देते हैं एंडिंग टाइम पर वो औरंगजेब थे। औरंगजेब के बाद के जो उसके सक्सेसर थे, जो उसके उसके बाद जिन्होंने संभाला मुगल्स को, वो इतने एफिशिएंट नहीं थे कि वो इतने बड़े मुगल के एम्पायर को कंसोलिडेट करके रख सकते। जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो रीजनल किंगडम्स थे उन्होंने अब खुद की इंडिपेंडेंस जो है वो करना स्टार्ट कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि मुगल एम्पायर अब टूटना शुरू हो गया था। बात करें बंगाल की तो बंगाल जो है ये भी मुगल्स का पार्ट था। धीरे धीरे बंगाल जो है उसकी जो भागदौड़ है वो मुगल से ढीली होती गई और आखिरकार बंगाल एक इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम के रूप से जो है उभर कर सामने आया। जब ये चीज़ हो गई, जब वो मुगल एम्पायर से अलग हो गया, तो वहाँ के नवाब ने जो है वो सारी ट्रीटीज, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए जो ब्रिटिशर्स के साथ मुगल्स ने साइन किए थे।
उस राजा का यह मानना था कि हम अब मुगल्स का पार्ट नहीं है, तो हम ऐसे एग्रीमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानते। कहीं ना कहीं वो जो रीजनल किंगडम्स थे उनको ये चीज़ पता थी, जैसे मैं बंगाल की कहानी बता रहा हूँ, तो बंगाल के जो राजा थे उनको बहुत अच्छे से मालूम था कि उनके देश की जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब होती जा रही है, जिसके पीछे का रीज़न था ब्रिटिशर से किया गया जो एग्रीमेंट था। फारूक सैयद के बारे में हमने कल पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि फारूक सैयद ने फ्री ट्रेडिंग पासेस जो हैं वो ब्रिटिशर्स को दिए थे, जिसमें आपका हैदराबाद, बॉम्बे, गुजरात और वेस्ट बंगाल आता है। इन सारी जगहों पर अंग्रेज़ी जो कंपनीज़ हैं अब वो फ्री ट्रेड कर रही थी, लेकिन समझौते के अनुसार अगर हम देखें तो जो कंपनी है उसको फ्री ट्रेड करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें हो रही थी, जैसे कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो पर्सनल ट्रेड में पड़ गए थे और जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का वो उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब जो जिस पर्सपेक्टिव के लिए वो एग्रीमेंट बनाया गया था उसका वो गलत जो है वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ कंपनी को फ्री ट्रेडिंग पासेस दिए गए थे, लेकिन कंपनी के ऑफिसर्स जो हैं वो पर्सनल ट्रेड में पड़ गए थे, जिसके चलते बंगाल की जो इकॉनमी है वो गिरती जा रही थी। जब ये पता वहाँ के जो राजा को लगा तो उसने वो सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो ख़त्म कर लिए और रीज़न ये दिया कि बंगाल अब मुगल्स का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इन एग्रीमेंट्स को नहीं माने। और साथ ही साथ उसने जो है वो तमाम सेटलमेंट जो ब्रिटिशर्स ने बंगाल में बनाई थी, जो अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी, उन सब को कन्फेस्टिकेट कर दिया, उन सब को जो है वो बैन कर दिया, उन सब पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया और अंग्रेज़ों को वहाँ से भागने को कहा। अब तक अंग्रेज़ी जो हुकूमत है उनका जो सेटअप था, जो उनका मेन हेडक्वार्टर था वो मैड्रास में था। जब मैड्रास में ये खबर पहुंची कि बंगाल में हालात बहुत ख़राब हैं, तो वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया बंगाल के अंदर कि आप जाएं और वहाँ के नवाब के साथ जो है वो सेटलमेंट करें और जल्दी से जल्दी हमारी जो जितनी भी सेटलमेंट्स हैं उनको वापस ले आए। रॉबर्ट क्लाइव और जो वहाँ बंगाल के नवाब थे उनके बीच में जो बातें हुई उसका कोई हल निकल कर नहीं आया, जिसके चलते 2 वॉर्स आपने याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए शॉर्टकट में अगर आपको मैं बताऊं, हालांकि ये चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा भी अभी थोड़ी देर में, लेकिन मैं अगर आपको बता दूं तो 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक है बैटल ऑफ प्लेसे, बैटल ऑफ प्लेसे याद रखिएगा 1757 में हुई है। एंड बैटल ऑफ बक्सर याद रखना है आपने। ये 2 वॉर्स अगर आपने याद रख ली, समझिए बंगाल को आपने समझ लिया। इन 2 वॉर से गाइस बंगाल को कैप्चर किया गया है। बैटल ऑफ प्लेसे 1757 और ये है 1764। ठीक है, इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद आपने याद रखना है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये 3 चीज़ें अगर आपने याद रख ली तो समझ लीजिए कि आपने भाई साहब बंगाल को समझ लिया कि बंगाल को क्यों कैप्चर कर दिया गया था। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको पहले कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि स्टोरी क्या चल रही है। अब भाई साहब बैटल ऑफ क्या हो गया, जब बंगाल के नवाब ने का कोई समझौता नहीं हुआ रॉबर्ट क्लाइव के साथ, तो भाई वहाँ पर वॉर के लिए जो है वो आवाज़ उठी कि ठीक है हम वॉर लड़ेंगे। तो एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव है और एक तरफ है बंगाल के नवाब। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने, जो अंग्रेज़ी कंपनी थी, उसने एक बहुत ही गहरी चाल चली। उसने बंगाल के नवाब जो थे, उनके कमांडर जो थे, आर्मी कमांडर, उनको एक लालच दिया और वो लालच था कि अगर आप आर्मी में जो है, अगर आप आर्मी को जंग में नहीं उतारोगे तो हम जो हैं बंगाल के नवाब को मारकर आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। हालांकि ब्रिटिशर के पास सिर्फ 3000 आर्मी थी, जबकि बंगाल के नवाब के पास 30,000 सोल्जर्स थे, इतनी बड़ी आर्मी। लेकिन जो आर्मी के कमांडर थे उसने वॉर में जाने से साफ मनाही कर दी, जिसके चलते जो बंगाल के नवाब थे उनको हार का सामना करना पड़ा और वो इस बैटल में अपनी जान गंवा बैठे। और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ प्लेसे, जो कब हुई है 1757। उसके बाद जो कमांडर इन चीफ थे उनको जो है वो अपॉइंट कर दिया गया बंगाल का नवाब। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो बंगाल में एक पपट नवाब चाहते थे।
वो चाहते थे कि एक ऐसा नवाब बंगाल में रहे जो उनको फ्रीडम दे, जो उनको पूछे ना, कुछ बोले ना, जो करने वो उनका मन है वो करें, उनको फ्री ड्यूटी पासेस मिले ताकि वो प्रॉफिट का जो है वो भरपूर मज़ा ले सके। इसके चलते उन्होंने बंगाल को इस तरीके से कैप्चर किया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कमांडर इन चीफ को भी वहाँ से हटा दिया गया, एक और इंसान को वहाँ पर जो है एक और मतलब नवाब जो है उसको इंस्टॉल किया गया। लेकिन थोड़े ही देर में जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने ये चीज़ समझ ली कि ब्रिटिशर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही यहाँ पर हैं। तो उस नवाब ने भी अगेन आवाज़ उठाई, लेकिन उस आवाज़ की सुनवाई जो है वो बदल गई बैटल ऑफ बक्सर में। और इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है तमाम जो नवाब थे उनको ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब बंगाल के अंदर कोई भी नवाब नहीं रहेगा। और इसके बाद जो है इन्होंने साइन करी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो चीज़ों के लिए मशहूर है। एक, दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिले थे, याद रखिएगा। दीवानी राइट्स क्या होते हैं दोस्तों कि बंगाल का जो रेवेन्यू है, यहाँ पर उनको 3 जगहों का रेवेन्यू, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगह का जो रेवेन्यू है अब ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे। और दूसरा आता है ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है गाइस कि देखिए इन्होंने कहा कि बंगाल में नवाब रहेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो नवाब है वो ब्रिटिशर्स के साथ रहेगा और ब्रिटिशर्स को पूछे बगैर वो कोई भी काम नहीं करेगा। सो ये एक छोटी सी कहानी है जो आपने अपने माइंड में याद रखनी है कि कैसे क्या हुआ। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको स्लाइड में भी करवाऊंगा और जो आने वाले MCQs है वो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उनमें ये सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज होंगे। तो चलिए नज़र मारते हैं और हमने आपको अभी तक जो बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर होंगी। कौन कौन से राजा थे एंड क्या क्या यहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ बंगाल को। तो देखिए मुगल पीरियड में मैंने जैसे आपको बोला बंगाल वाज द मोस्ट फर्टाइल एंड द रिचेस्ट प्रोविनेंस ऑफ द मुगल एम्पायर। क्यों? क्योंकि जब हम ज्योग्राफी देखते हैं तो जो हमारे गंगेटिक प्लेन्स है, जो गंगा और यमुना और बाकी उसकी जो ट्रिब्यूटरी जो प्लेन्स बनाती हैं, दे आर द पार्ट ऑफ विच स्टेट, इस बंगाल की स्टेट है। आज जिस बंगाल स्टेट को आप जानते हो ये वो वाली बंगाल स्टेट नहीं है दोस्तों। इसमें आपका बिहार भी इंक्लूडेड है, इसमें आपका झारखंड भी इंक्लूडेड है, इसमें आपका वेस्ट बंगाल भी जो है इंक्लूडेड है और बांग्लादेश जिसको आज आप कहते हो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इतना वास्ट लैंड ऑफ स्ट्रेच जो है इनको मिल रहा है। तो इस इधर से एग्रीकल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये एरिया काफ़ी फर्टाइल है। यहाँ पर बहने वाली रिवर्स यहाँ की मिट्टी को हर साल चेंज करती हैं, जिससे यहाँ की मिट्टी लगातार फर्टाइल रहती है। तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये एरिया ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही अच्छा था। ब्रिटिशर्स के लिए अगर ये चीज़ अच्छी थी तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो इसमें से अब क्या क्या यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश, स्टेट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा को मिलाकर बनता था आपका बंगाल स्टेट। और इस इतने बड़े एरिया में वो लोग जो हैं फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल लैंड भी उनके पास थी। और प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो फर्टाइल लैंड पर आपको पता है प्रोडक्शन कितनी सही होती है। उसके बाद हम देखें तो अथॉरिटेटिव पावर ऑफ द प्रोविनेंस ले इन द हैंड्स ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। जो बंगाल की भागदौड़ थी वो किसके हाथ में होती थी? वो बंगाल का एक नवाब होता था जिसके हाथ में होती थी। ये तो आपको पता ही है। अब स्टेट है ऑब्वियसली तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक हेड जरूर होगा और उस हेड को कहा जाता था नवाब ऑफ बंगाल। गाइस, Bengal had economic importance for its famous textile, silk and the salt patter के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। और यहाँ से ये सारी चीज़ें ब्रिटिश जो है वो यूरोप ट्रांसफ़र करते थे, जिनमें साल्ट पैटर आता था, राइस, इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें ये बंगाल से खरीद कर जो है यूरोप बेचते थे और बहुत ही बड़ी क्वालिटी में जो है वहाँ पर प्रॉफिट कमाते थे। इंपॉर्टेंस फॉर ब्रिटिशर्स अगर हम देखें तो ये आपको पता ही है कि क्यों ब्रिटिशर है, क्योंकि ये जगह जो है वो ब्रिटिशर्स की नीड को पूरा करेगी। सो बंगाल बिकम द फर्स्ट किंगडम टू बी ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिशर इन इंडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी कैरिड ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड विद दिस प्रोविनेंस। इनॉर्मस resources of Bengal come in hand for financing the British expansion. Nearly 60% of British imports from Asia consisted of goods from Bengal. जो जितना भी टोटल जो ब्रिटिशर्स का जो ट्रेड इंडिया से होता था उस ट्रेड का 60% जो ट्रेड है वो सिर्फ बंगाल स्टेट से होता था। इसलिए बंगाल को कैप्चर करना ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात थी। देखिए जहाँ से वो 60% प्रॉफिट अपना कमा रहे हैं तो उनके लिए तो इस जगह को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होगा। कन्फ्लिक्ट अमंग नवाब एंड द ब्रिटिशर्स।
अब यहाँ पर क्या कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, इसको देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नवाब और ब्रिटिशर्स की आपस में कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया भाई साहब। और ये कन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर हो रहा है, अगेन वही मैंने आपको बताया। देखो 1771 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो जो आपके, अगर हम देखें इस तरीके से, मैं अगर आपको समझा दूं तो देखिए, अगर मैं इसको कह रहा हूं कि ये बंगाल स्टेट है, इस बंगाल स्टेट में क्या होता था, ये मुगल एम्पायर है, सॉरी इसको मैं मुगल एम्पायर कहूँगा। मैं कहता हूँ कि ये क्या है आपका, ये मुगल एम्पायर है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, ये मुगल एम्पायर है, ठीक है। और जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है 1771 में, ठीक है, 1771 से आपको ये पहले ऐसे दिखेगा कि यहाँ पर एक ही किंग होगा, यहाँ पर एक किंग होगा, ठीक है, यहाँ पर एक किंग बैठा होगा और किंग इस पूरे एरिया को रूल करेगा। और हर जगह पर वो क्या करता था, अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करता था। तो हर स्टेट में एक गवर्नर होता था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई तो यही जो हम सर्कल देखें तो इस सर्कल में क्या हो गया था, ये हर एक एरिया अब खुद से अलग हो गया था। तो ये एरिया अलग हो गया, ये एरिया अलग हो गया, ये एरिया अलग हो गया। तो हर किसी ने अपने आप को अलग कर दिया। इस गवर्नर ने कहा कि अब मेरे ऊपर कोई किंग पूछने वाला नहीं है, अब मैं यहाँ का किंग मैं ही हूँ। तो वो खुद को नाम देते थे नवाब, ठीक है। तो नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ जैसे अलग अलग नवाब थे आपके। तो ये सारा प्रोसेस वहाँ पर चल रहा था। अब ये डिसइंटीग्रेशन जो है, ये जब तक यूनिटी थी तब तक ये ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ी जो है आप कह सकते हो चैलेंजिंग फोर्स थी। अब ये डिसइंटीग्रेशन होना, तो इट्स लाइक के अलग अलग हो जाना, तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ईजी था हम लोगों को क्रब करना। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, तो जो बंगाल और ब्रिटिशर्स के नवाब हैं, इनकी आपस में टसल शुरू हो गई। स्पेशल प्रिविलेज enjoyed by the British company was, sorry, so देखिए स्पेशल प्रिविलेजेस enjoyed by the British company was strongly opposed by the Nawab of Bengal as it meant huge loss to the provincial exchange। देखिए क्या हो रहा है कि अब ब्रिटिशर्स को तो एक चीज़ यहाँ पर ये मिली थी कि आप जो है वो फ्री ट्रेड कर सकते हो बंगाल के अंदर। ऐसा मुगल के जो रूलर थे फारूक सैयद, उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा था। लेकिन गाइज यहाँ पर पंगा शुरू होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के ऑफिसर्स, लाइक मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी कंपनी तो ट्रेड कर रही है, लेकिन मैं पर्सनल ट्रेड में भी पढ़ चुका हूँ। और मैं पर्सनल ट्रेड अगर मुझे करना है तो मुझे टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आई एम नॉट पेइंग द टैक्स। जिससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी जो है बंगाल की वो दिन ब दिन जो है वो डाउन होती जा रही है। और जिस भी देश, अब ऑब्वियसली जो राजा है वहाँ का, वो तो कंसर्न होगा इस चीज़ को लेकर कि भाई इकोनॉमी डूब रही है, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंटली फ्रिक्शन जो है वो पैदा हो गई। ब्रिटिशर्स कमर्शियल इंटरेस्ट एंड द बंगाल गवर्नमेंट बिकम द चीफ कॉज फॉर द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। अब यहाँ पर ब्रिटिशर क्या है, ब्रिटिशर सोच रहा है कि मेरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा अगर ये मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए ब्रिटिशर ऐसा कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो नवाब है बंगाल का, वो इसका ये मानना है कि अगर भाई साहब ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ की इकोनॉमी पूरी खत्म हो जाएगी, हम लोग तहस नहस हो जाएंगे। तो वो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए दोनों ही साइड, चाहे हम ब्रिटिशर्स की बात करें चाहे हम लोग नवाब की बात करें, दोनों का एक सेल्फ इंटरेस्ट था इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने में। इन दोनों ने खुद को इंटरेस्ट को बचाने के लिए ही ये सब जो है वो करना स्टार्ट किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ गाइस, इनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पैदा हो गई, लड़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो गई। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश फेल्ट अ नीड फॉर अ पपेट एज द नवाब ऑफ थ्रोन ऑफ बंगाल, विलिंग देम टू गिव ट्रेड कंसेशन and other privileges and establish their indirect but ultimate power in the province. Now what British want is there is के भाई साहब 60% ट्रेड जहाँ से तुम कर रहे हो, ऑब्वियसली अब ब्रिटिश तो यही चाहेगा ना कि क्यों ना हम बंगाल में, अगर ऐसा हो जाए कि हम बंगाल में अपना ही नवाब को इंस्टॉल कर दें जो हमें कुछ भी ना बोले, जो हम उसको बोले सिट तो वो सिट। जैसे कठपुतली होती है ना, हम घरों पे देखते हैं कठपुतली टाइप, तो वो होता है पपट नवाब, ठीक है, उसी को कहते हैं पपट, जो हाथों से चलती है। जब तक आप उसको चलाओगे वो चलेगी, छोड़ दो तो वो कुछ भी नहीं है, मोशनलेस है। तो हाथ घुमाओगे तो वो जो हाथ तुम घुमाते हो वो उधर के तले मूव करता है। सेम इज़ द केस यहाँ पर भी वही चल रहा है। यहाँ पर ब्रिटिशर चाहते हैं कि भाई साहब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर बात हो कि नवाब, बंगाल का नवाब वही हो जो हमको कंसेशन वगैरह दे। तो इसी के चलते अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली लड़ाई जो लड़ी दैट इज़ बैटल ऑफ प्लेसे। देखिए 1757, इस पर याद रखेगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बैटल ऑफ प्लेसे जो है ये कब हुई थी। इन द प्लेसे, जिसको आप प्लासी भी कह सकते हो, और ये कहाँ पर है, रीजन वेस्ट बंगाल पर है। कौन से रिवर पर है, तो भागीरथी रिवर के ऊपर ये जगह है जहाँ पर ये वॉर लड़ी गई।
ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ेंगे, और जो मतलब बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल का नवाब उस टाइम पर थे सिराज उद दौला। ठीक है, सिराज उद दौला एक तरफ है, मतलब इस तरफ आप ऐसे लिख सकते हो कि एक तरफ है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ है वर्सेस दूसरी तरफ है सिराज उद दौला। सिराज उद दौला जो है ये दूसरी तरफ है, तो इन दोनों के बीच में वॉर होगी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, एक सीक्रेट अलायंस देखा गया और ब्रिटिशर विद द कॉन्स्पिरेटर स्ट्रेंथन्ड द ब्रिटिश फुटहोल्ड इन द बैटल। अब इस बैटल की अगर हम बात करें तो देखो इस बैटल में क्या है, रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ 3000 सोल्जर लेकर आया हुआ है, सिर्फ 3000 सोल्जर लेकर आया है, किस लिए, बंगाल को कैप्चर करने के लिए। और बंगाल के जो राजा है उसके पास 30,000 जो है वो क्या है, सोल्जर है। तो बड़ा ही मुश्किल था यहां पर रॉबर्ट क्लाइव को जीतना, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने यहां पर एक गेम चली, एक गेम खेल दी उसने, एक तरीका उसने क्या कर दिया, कॉन्स्पिरेसी कर दी, और उसने एक सीक्रेट अलायंस बना दिया। किसके साथ भाई साहब, तो ये सीक्रेट अलायंस बना मीर जाफर के साथ। ठीक है साहब, याद रखिएगा नाम, मीर जाफर विद अराउंड 1/3 ऑफ द बंगाली आर्मी डिड नॉट ज्वाइन द बैटल एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द नवाब जफीर। मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट जो है मीटिंग की गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको सीधा बोला कि भाई साहब ऐसा है कि तुम लोग तो लड़ाई में आ रहे हो, तुम्हारा कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जीते या हारे तुम्हारा नवाब हारेगा, तुमको क्या मिल रहा है। बीइंग द आर्मी कमांडर ऑफ द नवाब, तुमको मैं एक एडवाइस देता हूं कि अगर तुम हमारी मदद करोगे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने में, तो भाई साहब हम तुमको जो है वो बंगाल का नेक्स्ट नवाब तुमको ही बनाएंगे। मीर जाफर लालच में आ गया, मीर जाफर ने सोचा ये तो बढ़िया मेरे को डील मिल रही है, तो उसने साहब क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स के साथ ये जो है यस कह दिया, और आर्मी अपनी आर्मी को वॉर में भेज ही नहीं रहा है। जब वो वॉर में नहीं गया, जब उसकी आर्मी ने वहां पर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ऑब्वियसली जो बंगाल के नवाब थे उनको हार का जो है वो सामना करना पड़ा। जब हार का सामना करना पड़ा तो अब भाई साहब क्या होगा, अब आप बोलोगे सर बिल्कुल मीर जाफर को जो है वो नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाएगा, बिल्कुल भाई साहब बना दिया जाएगा। ठीक है, तो मीर जाफर जो है अब नए नवाब बने, कहाँ के, बंगाल के। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अंडर कंपाइलिंग सर्कमस्टेंसेस नवाब ट्राइड टू एस्केप विद हिज आर्मी बट वाज किल्ड इन मीरान द सन ऑफ द मीर जाफर। अब यहाँ से क्या है, सिराजुद्दौला जो है जब उन्होंने देखा कि मेरी हार तो निश्चित है, तो उन्होंने जो है कोशिश करी वहाँ से भागने की, लेकिन मीर जाफर के सन ने उनको मौत के घाट उतार दिया, और आखिरकार जो है नवाब ऑफ बंगाल दैट इज सिराजुद्दौला का जो है वो खात्मा हो गया। सिग्निफिकेंस क्या था इस बैटल का, सिग्निफिकेंस ये था कि बैटल इज रिगार्डिंग एज ए हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट ब्रिटिश इन इंडिया, इट एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिशर इन द बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो ब्रिटिशर हुकूमत की जो शुरुआत है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया इज कंसिडर एज द बैटल ऑफ प्लेसे। जिस दिन हमने बैटल ऑफ प्लेसे हारी थी, उस दिन ब्रिटिशर ने इंडिया को, मतलब आई मीन टू से बंगाल को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अपने हाथ में ले लिया था। हालांकि उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाया, लेकिन वो मीर जो है उनको क्या करना पड़ेगा, कंसेशन में रखा गया, उनसे तरह तरह के डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए, उनसे हर महीने जो है उनको कहा गया कि आप बंगाल के नवाब हो, लेकिन आपको हर महीने हमें इतने पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे। उनसे 24 गांव थे वहां पर आस पड़ोस के बंगाल में, 24 गांव का जो रेवेन्यू है अब वो बंगाल का जो है वो कौन इकट्ठा करेगा, ब्रिटिशर जो है वो इकट्ठा करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है आप सोच सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने वहाँ के नवाब के साथ करी, और मीर जाफर हंसते हंसते यस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको आने वाले जो टाइम था उसके बारे में नहीं पता था कि उसको आगे चलकर इन सब का जो है वो हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। तो उसने ये सब नहीं सोचा था, और ये यस पे यस जो है वो किया जा रहा था, बिकॉज ही बिकम द बंगाल नवाब। फिर क्या हुआ, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसे क्लाइव प्रोक्लेम्ड मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल, प्लेस्ड हिम ऑन द थ्रोन ऑफ द मुर्शिदाबाद। मीर जाफर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ब्रिटिश एज पर द एग्रीमेंट गिव जमींदारी ऑफ 24 पैना, मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस,
24 ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है वो उसने ब्रिटिशर्स को एज अ गिफ्ट दे दिए ऑफ बंगाल टू द कंपनी कि भाई साहब तुम ये ले लो, जो इन गाँव में जो करना है, सेटलमेंट बनानी है, जो आपने इनसे रेवेन्यू इकट्ठा करना है, क्या करना है, ये आप डिसाइड करो। However, this could not satisfy the British and consequently he removed from the throne as his son-in-law Mir Qasim was placed on the throne as the new Bengal of Nawab। अब जिस पॉइंट के लिए मीर जाफ़र को इंस्टॉल किया गया था, मीर जाफ़र को ये बोला गया था कि आप हमें महीने का इतना पैसा जो है वो दोगे। थोड़े टाइम के बाद मीर जाफ़र ने उनको पैसा देने से मना कर दिया, कहा कि बहुत देखे तुम्हारे जैसे, तुम अब मेरा क्या करोगे। लेकिन ब्रिटिशर जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ये बात, उन्होंने जल्दी से जल्दी मीर जाफ़र को वहाँ से हटाया और उनके सन-इन-लॉ को जो है, जिनका नाम है मीर कासिम, उनको जो है वो बंगाल का अगला नवाब बनाया। अब मीर कासिम जो है, इन्होंने भी थोड़े टाइम तक ब्रिटिशर्स के साथ रहे और अगेन इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के साथ एक वॉर लड़ी जिसका नाम था बैटल ऑफ बक्सर। अब देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर की क्या कहानी है। सो बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन, देखिए किसके किसके बीच में हो रही है, तो एक तरफ है कमांडर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जिनका नाम है हेक्टर मुनरो, एक तरफ है मुनरो साहब, हेक्टर मुनरो एक तरफ है, दूसरी तरफ कौन है, कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल टिल 1763 और सुजा-उद-दौला है, ठीक है, जो कहाँ के हैं, जो अवध से हैं, नवाब ऑफ अवध है एंड मुगल एम्परर शाह आलम। तो ये ट्रिपल अलायंस बन गया भाई साहब, ये ट्रिपल अलायंस बन गया, ये ट्रिपल अलायंस था, ठीक है। और इस ट्रिपल अलायंस के साथ कौन लड़ेंगे, इस ट्रिपल अलायंस के साथ लड़ेंगे हेक्टर मुनरो। एक तरफ ब्रिटिशर की तरफ से हेक्टर मुनरो है, दूसरी तरफ से ट्रिपल अलायंस है भाई साहब। अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि इसमें मुगल एम्परर भी जो है वो इन्वॉल्व है। अगर भाई साहब ये वॉर हार गए तो मुगल्स का बहुत सारा एरिया जो है वो ये ले लेंगे, क्योंकि इसमें मुगल खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं अब, इसलिए ये वॉर बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। मीर कासिम ही वॉज द एबलेस्ट अमंग ऑल द सक्सेसर ऑफ द अलावर्दी खान। अलावर्दी खान के ये सबसे अच्छे सक्सेसर थे। अलावर्दी खान वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बंगाल को इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम बनाया था। मीर कासिम एन एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्गर रूलर डिटरमाइंड टू इंप्रूव द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगर। ये याद रखेगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि किस रूलर ने अपनी जो कैपिटल थी उसको मुर्शिदाबाद से मुंगर जो है बिहार जो है वो शिफ्ट किया था 1762। उनका नाम है मीर कासिम, याद रखेगा, मीर कासिम उनका नाम था। अब टसल बिटवीन मीर कासिम एंड ब्रिटिशर ड्यू टू द मिसयूज ऑफ द फरमान ऑफ 1717 बाय द ब्रिटिशर टू इन्वेड इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, मीर कासिम टुक द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ अबॉलिशिंग द ऑल ड्यूटीज ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड बेनिफिटिंग हिज ओन सब्जेक्ट बाय गिविंग देम द कंसेशन दैट ब्रिटिश हैड फोर्सफुली स्नैच्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकल गया, दिस डिसेसिव बैटल कन्फर्म ब्रिटिश पावर ओवर बंगाल मार्क द एंड ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ रूलर ऑफ बंगाल थ्रू अ पपेट नवाब। अब यहाँ पर क्या है, लगातार जिस तरीके से बंगाल के नवाब यहाँ पर जो है लड़ रहे हैं, वो अब समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स के अंडर रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी, अब ब्रिटिशर उनको छोड़ने वाले नहीं थे। तो अब बंगाल जो है वो धीरे धीरे किसके हाथ में जा रहा है, ब्रिटिशर के हाथ में चला जा रहा है। अब इंपॉर्टेंस अगर हम इस वॉर की देखें, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की तो याद रखें, बैटल ऑफ बक्सर मैंने आपको क्या बोला, 1764 में ये वॉर हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, याद रखेगा इसके बारे में, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार पेपर पूछे गए, आई मीन टू से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ये 1764 में ये हुई है। इस बैटल के बाद जो है एक ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, इस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। और ये ट्रीटी किसके साथ साइन हुई, ये ट्रीटी साइन हुई थी ट्रिपल अलायंस के साथ। किसके साथ साइन हुई, ट्रिपल अलायंस के साथ। जो अभी हमने ऊपर देखा ट्रिपल अलायंस कौन कौन है, बंगाल के नवाब, मुगल एम्परर के जो हैं रूलर और अवध के नवाब, तीन लोगों के साथ ये ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसको रॉबर्ट क्लाइव ने किया इलाहाबाद में विद द नवाब शुजा-उद-दौला एंड द एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ इसको साइन किया गया। इसमें सबसे पहले तो इन्होंने 50 लाख जो हैं वो लिए एज अ वॉर इंटरमिडी, कि आपने वॉर लड़ी, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आपको हमें 50 लाख रुपया जो है वो देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको हमें देना होगा दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार और ओडिशा। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तीन जगहों का रेवेन्यू अब ये ले लेंगे, दैट इज बंगाल, बिहार, ओडिशा वर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। द ड्यू अमाउंट ऑफ पेमेंट वाज 26 लाख, 26 लाख का रेवेन्यू यहाँ से। अब देखो इस पॉइंट को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ।
जो अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो इस दीवानी राइट हमारे लिए क्यों कहा जाता है कि जो दीवानी राइट्स हैं ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक थे। दीवानी राइट्स की वजह से क्या हुआ था, देखो पहले क्या है गाइस, दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ये चीज़ तो आपको पता है, ठीक है। ये इसका क्या मतलब होता है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, इसका मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। और कितने जगहों का रेवेन्यू बोला था मैंने आपको, 3, दैट इज बंगाल, एक बार देख लेना पेपर में, आई मीन टू से उस पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो भाई साहब इन 3 जगहों का रेवेन्यू जो है अब बंगाल से मतलब जो है वो कौन कलेक्ट करेगा, ब्रिटिशर कलेक्ट करेगा। अब देखो अगर मैं कहता हूं कि ये आपकी 1764 से पहले की बात यहां से ले लूंगा और आफ्टर यहां से, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं एक लाइन, तो ये डेट में देख रहा हूं, ये मैं यहां पे लिख देता हूं बिफोर क्या हुआ एंड आफ्टर क्या हुआ। इस चीज़ को आप समझ गए तो समझिए सब कुछ ठीक हो गया। पहले क्या होता था कि यहाँ ये यूरोप है और ये इंडिया है, ठीक है, ये यूरोप है और ये इंडिया है। अब यूरोप से इस तरीके से शिप आती थी, शिप आ रही है यहाँ से, ये मैं शिप बना रहा हूँ, इस शिप पर क्या होता था, इस शिप पर होता था गोल्ड या सिल्वर, कुछ भी होगा जो वो लोग यहाँ से लेकर आएंगे, और यहाँ से जो शिप वापस जाएगी, यहाँ से जो शिप वापस जाएगी उसमें क्या होंगे, गुड्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, गुड्स होंगे। मतलब यहाँ से मनी जो है उसका फ्लो होता था, यहाँ से मनी फ्लो होती थी इंडिया में, और अलग अलग जगहों पर पैसा पहुँचता था लोगों के पास, और लोग जो हैं वो पैसा कमा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये चीज़ हो गई, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, दैट इज दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जब रेवेन्यू है वो जब हो गया, तो इसको अगर हम ऐसे देखें अब यहाँ पर, तो यहाँ से ये वाला जो आपका प्रोसेस था ना ये खत्म हो गया। अब कहने का मतलब है कि यहाँ से ही यहाँ तक जो है शिप आने लगी सिर्फ गुड्स के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ गाइस कि जब यहाँ से इन 3 जगहों की अगर हम बात कर रहे हैं, इन 3 जगहों से ब्रिटिशर अगर रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा है तो वो क्या इकट्ठा कर रहा है, मनी। चलो जिससे किसी से पैसा लेगा तो मनी लेगा या प्रोडक्ट लेगा, या मनी लेगा या प्रोडक्ट लेगा, है ना। मान लेते हैं कि बंगाल में जो किसान खेती करता होगा चावल की, तो वो उसको कहता होगा कि हाँ भाई ठीक है, इस साल तेरे खेत में अगर 50 किलो चावल निकले तो 20 किलो मेरा, 30 किलो तेरा, काइंड ऑफ ऐसे। लेकिन ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उनका हाई इंटरेस्ट होता था, जैसे वो कहते थे कि 10 किलो तुम्हारा, 40 किलो हमारा, क्योंकि ज़मीन हमारी है। तो वो उनको बेचारों से काम भी करवाते थे और प्रॉफिट वो ही लेके जाते थे। इसलिए जो वो पहले पैसा ला रहे थे वो आना बंद हो गया। अब ब्रिटिश से जो है हमारे जो है सिर्फ प्रोडक्ट की जो है वो इस तरफ जो है वो जाना स्टार्ट हो गया, तो पैसा आना जो है हमारे देश में बंद हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से इसी को नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का नाम जो है इसको दिया गया है, वेल्थ थ्योरी। और ये किसने दी है गाइज, ये दी है दादा भाई नैरो जी ने, ठीक है। इस बारे में याद रखेगा, दादा भाई नैरो जी ने इस थ्योरी को दिया है कि किस तरीके से हमारी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है उसको जो है वो किया गया है इंडिया के साथ, ठीक है गाइज। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। सो इस तरीके से गाइज उन्होंने बंगाल को जो है वो कैप्चर कर लिया। बंगाल जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है, जहां एग्रीकल्चरली वो ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद थी। नाउ अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा कि उन्होंने मैसूर जैसी जगह को क्यों कैप्चर किया होगा। मैसूर क्यों, क्योंकि साउथ ऑफ इंडिया में आपको पता है जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं तो हम लिखते हैं वहाँ पर नीलगिरी हिल्स है ना, सतमाला हिल्स हैं, और हिल्स होने की वजह से वहाँ पर बहुत ही फाइन क्वालिटी के स्पाइसेस मिलते हैं, और साथ ही साथ इंडियन ओशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ब्रिटिशर्स दोनों ही चाहते थे, एक तो वो ट्रेड करना भी चाहते थे इस जगह से, और साथ ही साथ इंडियन ओशन पर कंट्रोल करना भी चाहते हैं। जैसा कि पोर्तुगीज़ ने कहा था कि जिसका इंडियन ओशन पे कंट्रोल होगा वही सुपर पावर कहलाएगी, तो वो चाहते थे कि इनका कंट्रोल इंडिया के जो है इंडियन ओशन पर रहे। तो इसके चलते वो अब मैसूर को कैसे कैप्चर करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको चीज़ें समझ आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियो सेक्शन कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और जो बच्चों को इसकी ज़रूरत है उनके साथ। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी यहाँ से आगे की कहानी के साथ। तब तक stay tuned with JK Exam Cracker for more updates guys. Have a nice day and thank you so much.